मुझे और मेरी सगी बहन जाजा को अचानक ब्रह्मांड से दो जादुई सिस्टम मिले। दोनों की शक्तियां बिल्कुल अलग और अनोखी थी। मेरे सिस्टम का काम था किसी भी बेजान चीज को उसकी असली साइज से 100 गुना छोटा कर देना, और मेरी बहन के सिस्टम का काम था किसी भी चीज को 100 गुना बड़ा कर देना। हम इस चमत्कार को समझ ही पाते कि ठीक 3 दिन बाद आसमान फट पड़ा। ऐसी मूसलाधार और डरावनी बारिश शुरू हुई कि पूरा शहर बाढ़ में डूब गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, बिजली कट गई और दाने दाने के लिए हाहाकार मच गया। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा था, मैंने उसे बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से विशालकाय बना दिया ताकि हमारा पेट भर सके। मुझे लगा कि मुसीबत के इस दौर में हम दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन जैसे ही बारिश थमी और बाढ़ का पानी कम हुआ, उस एहसान फरामोश ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने मुझे एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाकर बिना किसी रहम के नीचे धक्का दे दिया। जब मैं हवा में नीचे गिर रहा था और मौत मेरे सामने थी, तब छत से उसकी चीखने की आवाज आई, अगर तूने चालाकी से मेरा वो बड़ा करने वाला सिस्टम न छीना होता तो मैं दुनिया भर का खाना बड़ा करके अपने बचपन के प्यार यानी चू भैया और उनके परिवार को बचा लेती। तेरी वजह से वो लोग भूखे मरे, इसलिए तेरा मरना ही ठीक है। लेकिन किस्मत का पहिया घूमा और मौत के उस भयानक दर्द के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं दंग रह गया। मैं मरा नहीं था, बल्कि कयामत की उस बारिश से ठीक 3 दिन पहले वापस अपने कमरे में जिंदा खड़ा था। मेरा पुनर्जन्म रीबर्थ हो चुका था। मैंने देखा कि मेरी बहन जाजा फिर से वही चालाकी दिखा रही है। वो दौड़कर आई और उसने तुरंत बड़ा करने वाला सिस्टम लपक लिया। वो पागलों की तरह हंसते हुए मुझसे बोली, भाई ये पावरफुल सिस्टम अब मेरा है। अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये बेकार सा छोटा करने वाला सिस्टम क्यों आया। मैं मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे क्या पता था कि ये छोटा करने वाला सिस्टम ही असल में सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। मैंने बड़े ही शांत लहजे में कहा, जा बहन, तुझे तेरी ताकत मुबारक। अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी बैंक से निकाली और सीधे शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने वहाँ से थोक के भाव में डिब्बाबंद खाना, पैकेट वाले स्नैक्स, सैकड़ों किलो चिकन लेग्स, फल और पानी की बोतलें खरीद ली। इतना ही नहीं, मैंने अपने गांव वाले पुराने पुश्तैनी घर को भी अपने सिस्टम की मदद से छोटा करके एक माचिस की डिब्बी जैसा बनाया और अपनी जेब में रख लिया। रात को जब मैं अपने सीक्रेट बेसमेंट में सारी प्लानिंग कर रहा था तो जाजा मेरे पास आई और मासूमियत का नाटक करते हुए बोली, भैया कुछ 1000 रुपए उधार मिलेंगे क्या? चू भैया के लिए कुछ कपड़े लेने थे। मैंने साफ मना कर दिया, एक धेला नहीं है, सब पैसों का नया फ्रिज खरीद लिया। वो भड़क गई, नया फ्रिज क्यों लिया? मैंने कहा, मेरी मर्जी, तू इतना क्यों उछल रही है? वो बात संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारे कमरे में जो राशन रखा था वो मैंने सोसाइटी के गरीब बुजुर्गों को दे दिया। आखिर उनका भी तो कोई नहीं है ना। मैं समझ गया कि पिछली बार की तरह वो सिर्फ मेरा सिस्टम नहीं, बल्कि मेरा आखिरी दाना पानी भी उजाड़ने पर तुली थी ताकि मैं भूखा मर जाऊं। जिस बहन को मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर खून पसीना बहाकर पाला, वो एक पराये लड़के के लिए मुझे भूखा मारने को तैयार थी। मेरा उससे भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटका और कहा, कोई बात नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। और अपने कमरे में आकर मैंने कयामत से निपटने का अपना अल्टीमेट काउंटर प्लान शुरू कर दिया। मूसलाधार और खौफनाक बारिश का वो मंजर शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। आसमान में काले घने बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो पूरा शहर निगल जाएंगे। मैंने अपने अपार्टमेंट के कोने कोने में और अपनी बहन जाजा के आशिक चू के घर के बाहर भी छिपे हुए कैमरे फिट कर दिए थे। मैंने अपने खुफिया कैमरों की लाइव फीड चालू की तो जो नजारा देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। जाजा जिस चू परिवार पर अपनी जान छिड़क रही थी, उसकी होने वाली सास अपनी सहेलियों के सामने बैठकर उसका सरेआम मजाक उड़ा रही थी। वो चाय की चुस्की लेते हुए कह रही थी, अरे वो जाजा तो बिल्कुल कामचोर और बेशर्म लड़की है, दिन भर मेरे बेटे के पीछे दुम हिलाकर घूमती रहती है, खुद तो अपने भाई के टुकड़ों पर पलती है, लेकिन ख्वाब हमारे खानदान की बहू बनने के देख रही है। एक बार ये तबाही का दौर टल जाए, फिर देखो कैसे उसे लात मारकर बाहर निकालते हैं। बारिश शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले जब बाहर ठंडी हवाएं और बिजली कड़क रही थी, मेरी बहन का फोन आया। उसकी आवाज में रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। मैंने बड़े ही ठंडे और अजनबी लहजे में कहा, ऑफिस में बहुत काम है, मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा। उसने मुझे घर बुलाने या तूफान से बचने की एक बार भी सलाह नहीं दी। उसने तुरंत फोन काट दिया। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि मैं इस विनाशकारी तूफान में बाहर ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और वो अकेली उस बड़ा करने वाले जादुई सिस्टम की मालकिन बनी रहेगी। जैसे ही पहली बूंद गिरी, मैंने बिना देर किए खुद पर अपना छोटा करने वाला सिस्टम चलाया। पल भर में पूरी दुनिया मेरे लिए किसी विशाल पहाड़ जैसी हो गई और मैं अपने बनाए हुए आलीशान पूरी तरह सुरक्षित माइक्रो संसार में दाखिल हो गया। बाहर आसमान फट रहा था, बाढ़ का पानी घरों को लील रहा था, लोग भूख प्यास से चीख रहे थे, लेकिन मैं अपने उस मिनी बंगले में मजे से हीटर चलाकर टीवी देख रहा था। मैंने अपने सीक्रेट बेसमेंट के छोटे से खेत से ताजा हरी सब्जियां तोड़ी और गरम गरम मसालेदार हॉटपॉट का लुत्फ उठाने लगा। बाढ़ के 5वें दिन मेरे कैमरों ने दिखाया कि जाजा उस चू लड़के को हमारे उसी खाली पड़े घर में ले आई थी जो अब सुनसान हो चुका था। चू भूख से बिलखने का नाटक कर रहा था और अपनी छाती पीट रहा था। अपनी ताकत का रोब झाड़ने और अपने आशिक को इम्प्रेस करने के लिए जाजा ने फ्रिज से एक इकलौता छोटा सा सेब निकाला और उस पर अपनी पावर चलाई। देखते ही देखते वो सेब 100 गुना बड़ा होकर एक विशालकाय चट्टान जैसा बन गया, जिससे पूरी डाइनिंग टेबल ही चरमराकर टूट गई। चू लालच में अंधा हो गया। उसने जाजा को बाहों में भरा और झूठा मक्खन लगाते हुए बोला, ओ जाजा,
तुम तो साधारण लड़की नहीं, साक्षात देवी हो। हमारे पूरे खानदान का राशन इसी तरह बड़ा कर दो। मैं कसम खाता हूँ, जैसे ही ये बारिश रुकेगी मैं तुमसे पूरे शहर के सामने धूमधाम से शादी करूंगा। मेरी बहन इस नकली प्यार के झांसे में आकर 7वें आसमान पर पहुंच गई। जब वो दोनों वहाँ ऐश कर रहे थे और मेरे घर के बचे कुचे सामान को अपना समझ रहे थे, तब मैंने अपने माइक्रो वर्ल्ड में बैठकर पिज्जा और हॉटपॉट की कुछ आलिशान तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जाजा ने जैसे ही अपने फोन पर वो तस्वीरें देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जलन और गुस्से से तमतमा उठी कि जो भाई बाहर मर जाना चाहिए था, वो इस कयामत में भी राजाओं जैसी जिंदगी कैसे जी रहा है। उसने तुरंत मुझे वीडियो कॉल मिलाया और चिल्लाई, भाई तुम इस आफत के दौर में भी पिज्जा और हॉटपॉट कहाँ से उड़ा रहे हो? तुम्हारे पास जो छोटा करने वाला घटिया सिस्टम है वो तो किसी काम का नहीं होना चाहिए था। देखो मेरे पास जो बड़ा करने वाला सिस्टम है उससे मैं और चू भैया सालों का खाना मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तुम जहाँ भी छिपे हो सीधे सीधे उस जगह का पता बताओ। मैं चू भैया और उनके मम्मी पापा को लेकर वहीं रहने आ रही हूँ। मैंने कैमरे के सामने कोल्ड ड्रिंक की चुस्की ली, एक कड़क और ठंडी हंसी हंसा और कहा, प्यारी बहन अगर ढूंढ सकती है तो खुद ढूंढ ले। और इसके साथ ही मैंने उसका फोन मुंह पर काट दिया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा शहर पानी पानी हो चुका था और उधर चू के लालची माता पिता ने मेरी बहन जाजा के इस बड़ा करने वाले जादुई सिस्टम को अपनी अंधाधुंध और गंदी कमाई का जरिया बना लिया। वो पूरे मोहल्ले के सामने अपनी कॉलर ऊंची करके बैठ गए और लाउड स्पीकर पर ऐलान करने लगे, सुनो भाई सुनो, जाजा अब हमारे घर की कुलवधू है, हमारे खानदान की इकलौती मालकिन है। अगर इस सोसाइटी में किसी को भी अपना राशन चावल या आटा 100 गुना बड़ा करवाना है तो पहले हमारे सामने घुटने टेको, अपनी तिजोरी खाली करो और हमें मोटी रकम और कैश ला कर दो। मेरी भोली अंधी और घमंडी बहन इस गलत फहमी में जी रही थी कि वो पूरे चू खानदान की मसीहा बन चुकी है और चू उससे बेइंतहा प्यार करता है। जब चू ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, जाजा डार्लिंग तुम एक बार अपनी जादुई पावर यूज करती हो तो तुम्हारी बॉडी की एनर्जी खत्म होती है, इसलिए इन भूखे पड़ोसियों को लूट कर पैसे ऐंठना बिल्कुल सही है। तो वो खुशी खुशी उनकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली बन गई। लेकिन उस लालची और नीच चू खानदान को ये नहीं पता था कि कुदरत के नियम को कोई भी जादुई सिस्टम पूरी तरह नहीं बदल सकता। इस बड़ा करने वाले सिस्टम की एक बहुत बड़ी और खौफनाक कमजोरी थी, ये सिर्फ किसी असली वजूद में रखने वाली चीज को ही बड़ा कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, एक ही चीज को बार बार बड़ा नहीं किया जा सकता था। देखते ही देखते कुछ हफ्तों के अंदर पूरी सोसाइटी का असली अनाज, बचा कुचा राशन और आखिरी दाना पानी पूरी तरह खत्म हो गया। अब जब बड़ा करने के लिए जमीन पर कोई तिनका या बासी रोटी तक नहीं बची तो जाजा का सिस्टम एक पल में खोखला और बेकार साबित होने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही कमाई के रास्ते बंद हुए और भुखमरी ने खुद चू के घर का दरवाजा खटखटाया, उस चू परिवार ने पल भर में गिरगिट की तरह अपना असली रंग दिखा दिया। कल तक जो चू उसे अपनी होने वाली बीवी, डार्लिंग और देवी कह रहा था, उसने एक रात जाजा के बाल पकड़े, उसे लातों से मारा और घसीटते हुए बर्फीली कड़कती बारिश के बीच सड़क पर फेंक दिया। वो पागलों की तरह चीखा, निकल यहाँ से मनहूस डायन औरत, जब तक तेरा ये सिस्टम हमें पैसे और खाना छाप कर दे रहा था तब तक तू हमारे काम की थी। अब जब तेरे पास कुछ नहीं बचा तो तू हमारे बचे कुचे राशन पर सिर्फ एक बोझ है। चली जा यहाँ से वरना जान से मार देंगे। उसकी होने वाली सास ने ऊपर से उस पर थूका और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जाजा उस तूफानी रात में सड़क पर घुटनों के बल बैठकर खून के आंसू रो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं और उसकी आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी का वो खौफनाक पाप तैर गया जब उसने अपने सगे भाई को सिर्फ इस चू परिवार के लिए छत से नीचे फेंक दिया था। अब तड़पते हुए, ठंड से कांपते हाथों से उसने सोशल मीडिया पर मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी वीडियो कॉल मिलाई। उधर से सिर्फ उसके रोने, गिड़गिड़ाने और दर्द से दांत किटकिटाने की आवाज आ रही थी। भैया, ओ भैया, तुम जहाँ भी हो मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस चू के खानदान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे मार पीट कर इस खौफनाक मंजर में भूखा मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया। भैया, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अपनी इकलौती सगी बहन को इस हाल में तड़पते हुए मत देखो, मुझे अपने पास बुला लो, मैं भूख से मर रही हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने आलीशान सुरक्षित माइक्रो वर्ल्ड के सोफे पर बैठकर उसका कॉल उठाया, कैमरे को ऑन किया और अपने बगीचे से एक ताज़ा, रसीली और कुरकुरी ककड़ी तोड़ी। मैंने उसे कैमरे के बिल्कुल पास लाकर एक जोरदार और बेपरवाह बाइट ली कर कुर्र। ककड़ी चबाने की वो करारी और आलीशान आवाज सीधे फोन के स्पीकर से निकलकर उसकी छाती पर तीर की तरह लगी। मैंने अपनी आंखों में ठंडी, कातिलाना और क्रूर चमक लाते हुए बहुत ही शांत अंदाज में कहा, प्यारी बहन, जब तूने मुझे मेरी पिछली जिंदगी में तड़पा तड़पा कर छत से नीचे फेंका था तब क्या मैं तेरा सगा भाई नहीं था? जा अब अपने उसी चू भैया के सच्चे प्यार की आग में खुद को सेक। इस जन्म